नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तानाशाही 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 हम सुनते जा रहे हैं। कोई अघोषित इमरजेंसी कही जा रही है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये जब बातें होती हैं तो लगता है नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई इस देश में जो है दोबारा से तानाशाही कायम करने की कोशिश करे। और इसी बीच में सरकार का एक और कोई फैसला आ जाता है, एक और कानून आ जाता है, और उसके बाद फिर आप डरने लगते हैं। किस हद तक सरकार इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की आज़ादी को खतरे में डालती रहती है, इसका एक और नतीजा फिर सामने आया है। और अगर आशंकाएं सही हैं, हालांकि मोदी जी कहते हैं आप बिला वजह सब डरते रहते हो, मैंने जितने वीडियो बनाए थे जवाब नहीं मिला है। मणिपुर पे जवाब नहीं मिला, ये जवाब नहीं मिला है कि इतने दिन में एफआईआर क्यों हुई, ये जवाब नहीं मिला है किसकी गलती से हुई और कौन बेकसूर था, और जवाब ये भी नहीं मिला, ना किसी ने मांगा ना दिया। तो आपने किस किस के खिलाफ एक्शन लिया, प्रशासन में किसकी जिम्मेदारी बनी, क्या मुख्यमंत्री से आपने कुछ पूछा? लमतरानी सारे समय मोदी जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे वो देश न चलाकर कांग्रेस पार्टी चला रहे हों और उनको लगता हो कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नहीं ऐसे चलाना चाहिए। और ये देखिए, सोनिया गांधी ठीक से नहीं चला रही है, ये खड़गे साहब ठीक से नहीं चला रहे हैं, और ये राहुल गांधी ठीक से नहीं चला रहा है, तुम ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, तुमको ये नहीं कहना चाहिए था हमारे खिलाफ, वो कहना चाहिए था। ऐसा लगता है कि सारा फोकस देश चलाने से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी चलाने पर है। उधर कांग्रेस पार्टी वालों को भी जो है, जो मूल मुद्दे हैं जिनको दम से उठाना चाहिए था, उसकी जगह पर इधर उधर की बातें करने में रुचि है। महाभारत, धृतराष्ट्र, रावण, इन सब बातों की जगह सीधे सीधे तथ्य रखे हुए हैं। उन पर सरकार से पूछिए कि भैया आपने क्या किया, और सरकार बताए। बहरहाल इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव की बहस पे ज़्यादा बहस करने से अच्छा है कि हम इस देश के आसन्न खतरों के बारे में बात करें, और आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर लिखते रहते हैं कि साहब ईवीएम पे बात करिए, एक वीडियो आप चुनाव में धांधलियों पर बनाइए, एक वीडियो आप वीवीपैट पे बनाइए, कोई कहता है कि आप जो है इलेक्शन बॉन्ड पे वीडियो बनाइए। वीडियो में अलग अलग विषय पे समय समय पे बनाता रहा हूं और सत्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में जब पूरे देश में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चिंता है, उसके बीच में कुछ ऐसा होने लग जाए जिसमें चुनाव के निष्पक्ष रह जाने की गुंजाइश ना के बराबर बच जाए, तो आप क्या कहेंगे? एक तर्क मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, अधिकारी जो बन के आते हैं वो तो बड़े अजीब होते हैं, और वो कोई भी उनको चुन के भेज दे वो अलग मसला है, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें खरे अधिकारी चुनने का प्रावधान होना चाहिए। एक बिल आ रहा है, राज्यसभा में उसको रखा गया है, और इस बिल में सरकार चाहती है कि जो चुनाव आयोग हैं उनको चुनने का पूरा अधिकार उसी को मिल जाए। जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब हम दो चीज़ समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था की थी मोटे मोटे तौर पे, और सरकार क्या करना चाहती है। हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था। एक अरुण गोयल साहब हैं, पुराने नौकरशाह हैं। अरुण गोयल साहब को चुनाव आयुक्त बनाना था। 24 घंटे के अंदर फाइल आनन फानन में तैयार हो गई, सब कुछ हो गया और उनको चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी फाइल लाइए, हम देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया। इस मामले में जो व्यवस्था है, 40 एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, 40 नाम आते हैं, उसके अंदर से कैबिनेट को कुछ नाम चुनने होते हैं, और कैबिनेट उन नामों को चुनने के बाद राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन होता है। ये सारा काम 24 घंटे में हो गया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 24 घंटे में कैसे हो गया? तो पता चला कि इस देश में जो व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था के मुताबिक आपको आपका जो नाम है वो
केवल एक प्रधानमंत्री तय करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं ये चुनाव आयुक्त होगा। अब मसला ये है कि चुनाव आयुक्त का चुनाव होना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जाएं उससे पहले ये समझ लेते हैं पूरा हमारा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। अगर चुनाव आयुक्त चुना जा रहा है तो देश का चुना जा रहा है। अगर सरकार की मर्जी से ही चुनेगा तो सरकार की पसंद का होगा, सरकार जिसे चाहेगी बनाएगी। वो माननीय सदस्य कहकर कुछ भी बोल देगा। तो ऐसी स्थिति में ये सोचा गया कि भैया चुनाव आयुक्त का अगर चयन हो तो ठोक बजा के, तो ठोक बजा के कैसे होगा कि उसमें किसी की ना चले। तो सरकार एक पक्ष है, हाँ प्रधानमंत्री हो जाए, दूसरा पक्ष विपक्ष का नेता कर दो ताकि बैलेंस बना रहे, और तीसरा पक्ष ये रखा गया जो न्यूट्रल हो, जो विधायिका का हो ही ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रख दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, उधर से विपक्ष के नेता हो गए, उधर सरकार हो गई। जब तीनों लोग मिलकर चुनाव आयोग का फैसला करेंगे और चुनाव आयुक्त तय करेंगे, तो जो चुनाव, देश के चुनाव कराने वाली संस्था है, उसका जो शीर्ष व्यक्ति है, वो व्यक्ति सरकार के प्रभाव से मुक्त होगा। अब सरकार को ही तो लड़ना है चुनाव, सरकार को ही वोट मांगने जाना है, और सरकार से नियमों का पालन करवाने वाला आदमी भी सरकार का हो, तो इस देश में चुनाव खरे कैसे हो सकते हैं। ये बड़ा सरल सा एक मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया। अब एक लेकर आ रही है सरकार बिल। सरकार कहती है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, न्यायपालिका इसमें रहेगी नहीं। तो कौन रहेगा? तो बोले प्रधानमंत्री जी रहेंगे, एक कैबिनेट मंत्री रहेगा और एक हो जाएगा विपक्ष का नेता, और ये तीनों मिलकर जिसको तय कर देंगे। देखिए सीबीआई चीफ के चयन के मामले में याद कीजिए, उस कमेटी में विपक्ष के नेता ने डिसेंट नोट लिखा, उसकी चली नहीं। और ये तो ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें कि आप, क्योंकि इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, सीबीआई चीफ में तो सुप्रीम कोर्ट भी रहता है। ये आप ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, सत्ता पक्ष के दो आदमी, एक मोदी जी बैठ गए, एक शाह बैठ गए, और एक बैठ गया जो है विपक्ष का नेता, और आप कर दो फैसला कि कौन होगा चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयुक्त का फैसला जब आप करते हो तो वो क्यों अहम होता है, ये भी हमको समझना जरूरी है। चुनाव आयुक्त कोई एक बाबू नहीं होता है। इस देश में आप ईवीएम की बात करते हैं, आप कहते हैं ईवीएम में धांधली है, ये है, वो है, फलां टीम का है। मान लिया ईवीएम फुल प्रूफ है, चुनाव आयोग का दावा है, मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। तो अभी हाल में जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का उत्तर कौन देगा? उस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 37% वीवीपैट मशीनें खराब थी। इस देश के चुनाव की निष्पक्षता जिस एक मशीन के ऊपर टिकी हुई है, ये कहा जाता है कि भैया ईवीएम में धांधली हो सकती थी, इसलिए हमने वीवीपैट मशीन से अटैच किए। वीवीपैट पे बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार हैं, वीवीपैट धांधली में शामिल होती है, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन आपने जब ये माना कि वीवीपैट मशीन, और ये जानकारी बाकायदा एक रिपोर्ट में आई है, और रिपोर्ट पूरी लंबी मेरे पास कॉपी है, जो लोग मांगेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको मेल कर दूं। तो वो जो वीवीपैट मशीन है, वो मशीन 37% मामलों में खराब है। तो जहां पे आप ऐसे मान के चलिए सरल तरीके से कि आपने चोरी रोकने के लिए सिपाही खड़ा किया है, 100 में से 37 घरों में सिपाही नहीं है, और आप कह रहे हो कि हमारी सुरक्षा चाक चौबंद थी। तो जब वो सिपाही ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि चोरी नहीं हुई होगी? क्योंकि आपको नहीं पता था कि माल अंदर कितना रखा हुआ, माल का भी कोई ऑडिट नहीं है। तो इस तरह से जब वीवीपैट, जो वीवीपैट इस देश में चुनाव की निष्पक्षता के लिए ही बना हुआ है, वो वीवीपैट ही अगर 40% के आसपास खराब होगा तो चुनाव का क्या होगा? तो इस मामले में अगर चुनाव आयोग सख्त होगा, चुनाव आयोग अगर इस मामले पे ढील ढाल नहीं करेगा, और चुनाव आयोग को लगेगा भाई मैं एक स्वतंत्र संस्था हूं, मैं एक ऑटोनोमस बॉडी हूं जो सरकार के अभी तो हालत ये है कि भाई साहब मैं ज़रा 2-4 बार कुछ ऐसे एक्शन ले लूं
जिसके कारण मोदी जी खुश हो जाएं। ऐसा नज़ारा आप रोज़ टीवी पर देखते होंगे, इतराते हुए एक आदमी को देखते होंगे मोदी जी का भाषण सुनते हुए, ये हम रोज़ देखते हैं। जो व्यक्ति मॉनिटर की तरह डंडा लेके जिसको होना चाहिए वो इतराता रहता है। और वो 2 4 5 ऐसे, अभी कल एक मामला आया राज्यसभा में, जो बैठे थे आसंदी पे, पूरी क्षमा चाहते हुए, राज्यसभा के लिए बहुत सम्मान है, वो कह रहे हैं कि आरएसएस का नाम मत लीजिए आप सदन में। तो जिस आदमी का भाषण था उसने कहा साहब इन्होंने तो अभी नाम लिया था। तो बोले उन्होंने नाम लिया था तो लेने दीजिए, वो तारीफ कर रहे थे, आप व्यंग्य कर रहे हैं। रिकॉर्ड पे राज्यसभा के, मैं आपको क्लिप भी सुनवा देता हूं। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए। क्या बोले? आरएसएस का नाम मत लीजिए प्लीज जी। आरोप भी आरएसएस के बारे में बोला था। आरोप मत लगाइए आरएसएस के बारे में, हमने पहले नहीं बोले। आरोप मत पहले लगाइए। बोले आरएसएस के बारे में। आपको तारीफ करने को कर दीजिए, हम बोले तो आपको गलत, प्रशंसा करने को कर दीजिए। मानसिकता आपकी। नो नो, उन्होंने तो इस तरह से अगर चुनाव आयोग चलेगा, इस तरह से चुनाव आयोग चलेगा, तो देश में आपको लगता है कि आप जिसको सरकार बनाना चाहते हैं उसी की सरकार बनेगी? आपको लगता है कि सरकार आपकी ही मर्जी से बनेगी? आप जाएंगे वोट डाल के आएंगे, उसके बाद क्या होगा आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो काम पीछे वाला कंडक्ट करने के लिए आदमी किसी और का है। और एक बात मान के चलिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो पूरी दुनिया में, वो भी मनुष्य होता है। विदेशी शक्तियां तरह तरह से उसको नियंत्रित करने की कोशिश में लगी रहती हैं, और ये पूरी दुनिया में उदाहरण सामने आए हैं। तो ये अगर स्वतंत्र व्यवस्था नहीं होगी तो गड़बड़ी की गुंजाइश बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि उसको आप नियंत्रित ना कर सकें। हालत ये है, ये 2019 के चुनाव में बता रहा हूँ आपको, वीवीपैट जो खराब थी 2019 में, जब मोदी जी दोबारा चुने गए, 37% वीवीपैट मशीनें खराब थी, और खराब होने पर भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था एसओपीज़ क्या होते हैं। कुछ एसओपीज़ बने हुए हैं कि वीवीपैट खराब हो तो क्या 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 करना है, उनका भी पालन नहीं किया गया। ये मसला है। अब बताइए, 6.5 लाख वीवीपैट मशीन गड़बड़ पाई गई हैं, चुनाव आयोग ने उनको मरम्मत के लिए भेजा गया है, ऐसा स्वयं चुनाव आयोग ने उत्तर दिया। ये सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों के बीच में आप एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वो चुनाव आयुक्त तो बन जाएगा। इस देश में पहले से यही व्यवस्था चली आ रही है 70 साल से। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई तीसरा आदमी ना घुसे। तो हम सब ने राहत की सांस ली थी, लेकिन इस देश की विधायिका, इस देश की सरकार, चूंकि उसके पास ताकत है, तो उस ताकत के जरिए उस निष्पक्षता का हरण कर रही है जो लोकतंत्र में हमारी शक्ति को सुनिश्चित करता है। उस स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश हो रही है। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल के केस में जो हुआ था, सर्विसेज बिल, ताकत वाकत सब हमारे पास रहेगी, शक्ति वक्ति सब हमारे पास रहेगी। आप सिर्फ मुख्यमंत्री बन के बैठ जाओ, बाकी जो हम कहेंगे वो हो रहा है, होगा। ब्यूरोक्रेसी हम चलाएंगे, तबादले हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में आरोप लगते रहे हैं। मणिपुर में भी जो है वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, व्यक्तिगत नाम लेने से माना नहीं हो जाती है। वो वहाँ बैठे थे, सारी फाइलें वही फाइनलाइज करते थे, वो दिल्ली के अपॉइंटी थे, उनको सलाहकार का दर्जा दिया गया था। ऐसे सलाहकार देश भर में हैं, अलग अलग जगहों पर सरकारों के सर पर बैठाए जाते रहे। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा विवाद हुआ था जब ये कोशिश हुई थी, उस पे जाना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि आज है हमारा चुनाव का। अब आप सोचिए कि इज़राइल में क्या हो रहा है। हमने इज़राइल का अभी हाल ही में वीडियो बनाया था। इज़राइल में ठीक वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री संसद में कानून ला रहे हैं इज़राइल में, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उसके आधार पर सरकार को नहीं हटाया जा सकता, प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता, किसी भी संसद सदस्य को भी नहीं हटाया जा सकता, चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचार कर ले। तो भैया काहे क्यों ला रहे हैं? और इस बात को लेकर करीब 10% से ज़्यादा आबादी इज़राइल की सड़कों पे है, लगातार आंदोलन हो रहा है।
और वहाँ का प्रधानमंत्री टस से मस होने को तैयार नहीं है। विवाद बढ़ा, समझौते की बात हुई, समझौता करेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही मामला ठंडा हुआ शुरू हो गया, क्योंकि वो जानता है कि उस पर करप्शन के आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ भागे भागे घूम रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इस देश में व्यवस्थाएं अब पाकिस्तान से भी बुरी होने जा रही हैं? अगर चुनाव आयुक्त खुद ही ईमानदार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले ये होता था कि जब चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाता था तो किसी भी प्रकार के सीधे प्रसारण, पब्लिक मीटिंग की बाकी चीज़ों का रोक होती थी एक ज़माने में। उसकी वजह यह थी कि भैया ठीक है, यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब दूसरे राज्य में अगर चुनाव प्रचार हो रहा है और वहाँ पे कोई नेताजी भाषण देंगे तो उसका सीधा प्रसारण अगर यहाँ होगा तो निश्चित तौर पे मतदाता ठंडे दिमाग से तय नहीं कर पाएगा कि उसे किसे वोट देना है। इसीलिए तो आप प्रचार पर रोक लगाते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, पिछले 7-8-10 साल से तो मैं गौर कर रहा हूँ, एक जगह चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है और दूसरी जगह जहाँ दूसरे चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है, वहाँ की तारीखें चुनाव आयोग ऐसी रखता है कि यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो जाए और वहाँ से नेताजी पब्लिक मीटिंग करें, वहाँ से आम सभा करें और वो आम सभा टीवी के माध्यम से आपके घर पहुँचे। अगर स्वतंत्र चुनाव आयुक्त होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बंगाल में याद कीजिए, एक चरण ऐसा आया कि उसमें भाषण देना था और अब अगला चरण कोई बचा ही नहीं था जिसमें वो जिसका प्रचार खत्म ना हुआ और वहाँ भाषण देके यहाँ लाइव हो जाए। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में उन्होंने चुनावी भाषण दिया ताकि बंगाल के चुनावों को प्रभावित किया जा सके। चुनाव आयोग की यहाँ भूमिका आती है। लेकिन चुनाव आयुक्त अगर बैठकर मान लीजिए मोदी शाह और विपक्ष का नेता तो अल्पमत हो गया ना, 2/3 बहुमत से तय करेंगे ना। उसको बैठेंगे, भाई चिप्स खाओ, बिस्कुट खाओ, चाय पियो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी असहमति है दर्ज करा दो, जैसे सीबीआई डायरेक्टर के मामले में हुआ था, और निकल लो। चुनाव आयुक्त तो यही होगा। तो ऐसी व्यवस्था जब आप बनाने जा रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या स्थिति रहने वाली है। मामले बहुत हैं। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर बहुत सारा विवाद है। इलेक्शन बॉन्ड अपने आप में सबसे बड़ी धांधली है, सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्शन बॉन्ड आपने बनाया कि गुप्त दान हो सके पॉलिटिकल पार्टी के लिए। क्यों गुप्त रखना चाहते हैं? इस देश के जो नागरिक हैं, इस देश के मालिक हैं। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी ही तो सब कुछ होती है, वो आप क्यों छीन लेना चाहते हैं? और आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं छीनी। आपको ऐसे तकनीकी शब्द सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपने नियंत्रण कर लिया कि कौन किसको चंदा दे रहा है, ये आप पता कर सकें। अब आप कहेंगे कैसे, वो तो गोपनीय है। मैं बता रहा हूं, आपको इलेक्शन बॉन्ड अगर किसी पार्टी को देने हैं तो वो इलेक्शन बॉन्ड आपके पास कब आएंगे? समय समय पर एक खास बैंक की एक खास ब्रांच इलेक्शन बॉन्ड बेचने के लिए काउंटर खोलती है। वहां पे एक खास लिपिक बैठा होता है, उससे आपको इलेक्शन बॉन्ड खरीद लें। मान लीजिए आप टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं या जो भी हैं, अडानी हैं। वहाँ आप जाइए, आप कहिए कि साहब हमको बॉन्ड दे दीजिए, हमको बीजेपी को देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है, इसको देना है, इसको हमको चंदा देना है और आप हमको बॉन्ड दे दीजिए। ठीक है साहब, आप ले आए, उसने पैसे ले लिए, आपको बॉन्ड दे दिए। जब बॉन्ड उस समय के लिए खुला हुआ था, आप ले आए। अब बॉन्ड आपने उस पार्टी को डोनेट कर दिया, वो पार्टी उस बॉन्ड के बदले अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा लेगी। लेकिन वो जो बाबू वहाँ बैठा हुआ है, वो एक ही बाबू के पास से पैसा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस देश में जहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की जासूसी के आरोप लगते हैं, राहुल गांधी के फ़ोन की जासूसी के आरोप लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामला, उस देश में उस बाबू से ये ना पता करवाया जा सके या उसकी जासूसी ना की जा सके कि अडानी ने इस बार कांग्रेस पार्टी के बॉन्ड तो नहीं खरीद लिए? खरीद लिए तो बताना, उसकी फैक्ट्री में ज़रा कुछ कर देंगे। ईडी सीडी सीबीआई अभी हाल ही में आरोप लगा था, श्री सीमेंट को खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? बस 3 संस्थाओं का नाम मैंने अभी लिया। तो आप इस पूरी स्थिति में चुनाव आयोग की निष्पक्षता का बहुत बड़ा योगदान है।
और ये जो बिल सरकार लेकर आ रही है, इस बिल के बाद इस देश में चुनाव आयोग सरकार का अपना आदमी होगा, उसके अपने ही लोग होंगे वहाँ पर, और वो आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, जितनी भी सरकारें होंगी, वो अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त तो बनाएंगे, वही मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और सब लोग अपने अपने खास कोट फेद के, भाई ब्यूरोक्रेसी को भी तो इंडिपेंडेंट संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, वहाँ पे भी तो सबके कोटे के अफसर होते हैं। चुनाव के पहले ही फेरबदल हो जाता है, ट्रांसफ़र बदली हो जाती है, नई सरकार आती है, हटाती है, चीफ सेक्रेटरी हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ, हम ये वाला लगाएंगे। क्यों लगाती है? क्योंकि वो उनके खास थे, ये इनके खास हैं। जब खास के आधार पर ही इस देश में चुनाव चुना जाता है बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों को, तो चुनाव आयुक्त भी खास के आधार पर ही चुने जाएंगे, इस आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात भूल जाइए। आप कहेंगे घोटाला हुआ है, आवाज़ उठाएंगे, आप जाएंगे, ज्ञापन देंगे, रिपोर्ट करेंगे, बवाल मचाएंगे, कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। ऐसा हम 10 जगहों पर रोज़ देखते हैं, टीवी वीवी पे, अलग अलग जगहों पर। बृजभूषण शरण सिंह अब वहाँ कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष बन रहा है, वो आदमी भी बृजभूषण शरण सिंह का दाहिना हाथ है, और उस आदमी के खिलाफ फिर से पहलवान एकजुट हो गए हैं। राजघाट पे धरना देने गए थे, भगा दिया, बोला अभी परमिशन नहीं मिलेगी, चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।